नमस्कार। आज हम सोमालिया पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सोमालिया संघर्ष और पुनर्निर्माण की गाथा से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हमारा इरादा है कि सिर्फ संघर्ष और अस्थिरता की जो खबरें आती हैं उनसे आगे बढ़ें और इस देश के भूगोल, इसके इतिहास के उतार चढ़ाव और आज की जो ज़मीनी हकीकतें हैं उनको थोड़ा समझें। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर सोमालिया का नाम आते ही दिमाग में गृहयुद्ध या फिर वो समुद्री डाकुओं वाली तस्वीरें आती हैं ना। हाँ, ज्यादातर यही छवि है। लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है और दिलचस्प भी। ये देश अफ्रीका के सींग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर है, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर, जहां से दुनिया के अहम समुद्री रास्ते गुजरते हैं। और एक और बात, इसके पास अफ्रीका का सबसे लंबा समुद्र तट है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो विरोधाभास है यही इसे और गहराई से समझने लायक बनाता है। चलिए शुरू करते हैं इसके भूगोल से। जरूर। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो जैसे इतिहास और आज दोनों को शक्ल दे रहा है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये जो तट है करीब 3,333 किलोमीटर लंबा, ये सिर्फ अफ्रीका का सबसे लंबा तट नहीं है, बल्कि ये अदन की खाड़ी और हिंद महासागर के बिल्कुल मुहाने पर है। यहीं से आप देखिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट के जरिए सुएज नहर का रास्ता जाता है, मतलब यूरोप एशिया का सारा समुद्री व्यापार। ओह अच्छा, तो व्यापार के लिहाज से बहुत अहम। बहुत ज्यादा। जरा सोचिए, पुराने जमाने में भी मिस्र, रोमन साम्राज्य, फिर अरब, भारतीय व्यापारी, सबके लिए ये इलाका कितना जरूरी रहा होगा। बिल्कुल। मसाले, हाथी दांत और भी न जाने क्या क्या चीजों का व्यापार यहीं से होता था। तो ये भूगोल ही एक तरह से इसकी पुरानी समृद्धि का आधार था। तो ये भौगोलिक स्थिति, क्या ये एक तरह की दोधारी तलवार रही है? मतलब एक तरफ व्यापार और संपर्क, तो दूसरी तरफ। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। जब तक एक मजबूत केंद्रीय सत्ता थी, इस तट ने व्यापार को आप कह सकती हैं बढ़ावा दिया। लेकिन जैसे ही 1991 में वो सियाद बरे की तानाशाही खत्म हुई और देश में पूरी तरह अराजकता फैल रही, तो कोई केंद्रीय नियंत्रण बचा ही नहीं। और यही लंबा तट, जिस पर कोई निगरानी नहीं थी, वो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के इतने पास होने की वजह से समुद्री डकैती के लिए, हाँ बिल्कुल, पायरेसी के लिए एक, आप कह सकते हैं, आदर्श जगह बन गया। 2008 से 2012 के बीच तो ये समस्या अपने चरम पर पहुंच गई थी। तो आप देखिए कैसे वही भूगोल जो कभी वरदान जैसा था, वो शासन न होने की वजह से एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया। ये दिखाता है कि भूगोल तो जरूरी है, लेकिन शासन शायद उससे भी ज्यादा। सही बात है। अच्छा, अगर इतिहास को देखें तो ये प्राचीन व्यापार वाली जड़ों के बाद वो औपनिवेशिक दौर आता है। उत्तर में ब्रिटिश सोमालीलैंड और दक्षिण में इटालियन सोमालिया। इन दोनों में कुछ फर्क रहा होगा? हाँ, कुछ हद तक तो था। अंग्रेज जो थे वो उत्तरी हिस्से को मुख्य रूप से अपने अदन बंदरगाह की सुरक्षा और सप्लाई के लिए देखते थे, जबकि इटली ने दक्षिणी हिस्से में ज्यादा बसावट पर और खेतीबाड़ी के विकास पर ज्यादा जोर दिया। अच्छा। तो ये जो औपनिवेशिक बंटवारा था, इसका भी असर बाद की राजनीति पर थोड़ा बहुत पड़ा। फिर 1960 में ये दोनों हिस्से एक हो गए, एक आजाद एकीकृत सोमालिया का सपना लेकर। शुरुआती कुछ साल तो ठीक ठाक चले, लोकतांत्रिक प्रयोग हुए, लेकिन फिर 1969 में सियाद बर्रे ने तख्ता पलट कर दिया, मिलिट्री कूप। और फिर आया 1991 जब बर्रे का शासन खत्म हुआ। आपने कहा कि वो एक तरह से देश को बिना पतवार की नाव की तरह छोड़ गया, और तब से एक स्थिर केंद्रीय सरकार की कमी है। ये कमी 3 दशक से ज्यादा हो गए। इसका असर कितना गहरा रहा है? असर तो विनाशकारी रहा है। देखिए, बर्रे के जाने के बाद कोई एक नेता नहीं था जिसे सब मान ले। सत्ता के लिए अलग अलग कबीलाई गुट, वॉरलॉर्ड्स, उनके बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई, खूनी संघर्ष। राजधानी मोगादिशु तो जैसे युद्ध का मैदान ही बन गई थी। देश असल में कई हिस्सों में बंट सा गया, जहां अलग अलग गुटों का राज चलने लगा। एक पूरी पीढ़ी है जिसने शायद कभी ढंग से काम करती हुई सेंट्रल गवर्नमेंट देखी ही नहीं है। सच में? हाँ, और इस शून्य ने, इस खालीपन ने न सिर्फ गृह युद्ध को हवा दी, बल्कि जो चरमपंथी ताकतें हैं उनको भी पनपने का मौका दे दिया। वो जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया 1960 में शुरू हुई थी ना, वो समझिए पूरी तरह पटरी से उतर गई। और इसी खालीपन में अल शबाब जैसे संगठन ने अपनी जड़ें जमाई। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आतंकवादी गुट है या इससे कुछ ज्यादा है? नहीं, ये सिर्फ बम धमाके करने वाला गुट नहीं है। अल शबाब, जिसका मतलब होता है युवा, वो अल कायदा से जुड़ा संगठन है।
इसने दक्षिणी और मध्य सोमालिया के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश की है और काफी हद तक कामयाब भी रहा है। अच्छा, ये सिर्फ हिंसा नहीं करते। जहां इनका कंट्रोल होता है वहां ये अपना शरिया आधारित शासन चलाते हैं, टैक्स भी वसूलते हैं, एक तरह की पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे। हाँ, और इन्होंने सामाजिक जीवन पर भी बहुत सख्त पाबंदियां लगाई हैं। तो ये सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं है, ये एक राजनीतिक और सामाजिक चुनौती भी है। इसका मतलब ये हुआ कि शांति स्थापना के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें हुई, जैसे यूएन के मिशन या अफ्रीकी संघ के, हाँ, एमिसोम जो अब ATMS कहलाता है। हाँ, ATMS, तो उनके सामने सिर्फ हथियारबंद लड़ाकों से निपटना ही नहीं था। बिल्कुल नहीं, चुनौतियां कई लेयर वाली हैं। एक तो अल-शबाब की लड़ने की तरकीब, वो गिरिला युद्ध, वो आसानी से आम लोगों में घुल मिल जाते हैं और फिर अचानक हमले करते हैं। दूसरा, सोमालिया का इलाका बहुत बड़ा और मुश्किल है। तीसरा, इन शांति मिशनों के लिए जो पैसा और संसाधन चाहिए वो लगातार और पर्याप्त मात्रा में मिलना मुश्किल रहा है। अच्छा। और चौथी और शायद सबसे अहम बात, एक स्थायी राजनीतिक समाधान का ना होना। जब तक देश के अंदर के राजनीतिक गुट एक स्थिर और सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार बनाने पर राजी नहीं होते, हाँ, तब तक बाहर से सेना भेजकर शांति लाने की कोशिशों की सफलता सीमित ही रहेगी। सही बात है। इन मिशनों ने अल-शबाब को बड़े शहरों से तो निकाला है, मदद की है उसमें, लेकिन गांव देहात के इलाकों में उनकी पकड़ अब भी बनी हुई है। और ये जो अस्थिरता है, ये सीधे सीधे आर्थिक विकास और देश के संस्थानों को दोबारा खड़ा करने में बाधा डालती है। इन सब संघर्षों और उथल-पुथल के बीच सोमालिया के आम लोग वो कैसे जीते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में कुछ बताइए। आपने कहा जनसंख्या करीब 1,70,00,000 है और लगभग सब मुस्लिम हैं, भाषा सोमाली और अरबी। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। देखिए, भले ही राजनीतिक तौर पर देश बटावा सा लगे, लेकिन सोमाली समाज में एक बहुत मजबूत सांस्कृतिक एकता है। लगभग सभी लोग सुन्नी इस्लाम को मानते हैं, सोमाली भाषा बोलते हैं। हाँ, बोलियां थोड़ी अलग हो सकती हैं। और एक जैसी सामाजिक संरचना है, खासकर वो कबीलाई व्यवस्था, क्लैन सिस्टम। अच्छा, ये कबीलाई व्यवस्था, यस, ये राजनीति में तो मुश्किल पैदा करती होगी। हाँ, राजनीति में ये चीजों को जटिल बनाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सामाजिक स्तर पर ये रिश्तेदारी और एक दूसरे की मदद का आधार भी बनती है। और संस्कृति बहुत जीवंत है। सोमाली कविता, खासकर जो मौखिक कविता की परंपरा है, वो बहुत समृद्ध है। ऊंट सिर्फ इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, वो सामाजिक रुतबे और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। लोक संगीत है, नृत्य है, ये सब सामुदायिक जीवन का हिस्सा है। तो मतलब संघर्ष की साई में भी सांस्कृतिक जीवन चलता रहा है। ये तो लोगों के लचीलेपन, रेजिलियंस का बड़ा सबूत है। निश्चित रूप से। आप सोचिए, दशकों की अस्थिरता, विस्थापन, इतनी मुश्किलें, इसके बावजूद सोमालियों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखा है। त्योहार मनाए जाते हैं, शादियां होती हैं, पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं। ये जो सांस्कृतिक धागा है, यही बिखराव के बीच भी एक जुड़ाव बनाए रखता है। साझा धर्म और भाषा, ये बहुत बड़ी एकीकृत शक्ति हैं। ये दिखाता है कि राष्ट्र सिर्फ राजनीतिक सीमाओं से नहीं बनता, सही, बल्कि साझा संस्कृति और पहचान से भी बनता है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। आपने ऊंट पालन और पशुधन का जिक्र किया। इसके अलावा एक और चीज जो बार बार सुनने में आती है वो है रेमिटेंस, मतलब जो विदेशों में बसे सोमाली पैसा भेजते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आप समझिए बैकबोन। अनुमान है कि हर साल जो प्रवासी सोमाली हैं वो करीब 1.5 से 2 अरब डॉलर घर भेजते हैं। 2 अरब डॉलर? जी, ये देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और लाखों परिवारों के गुजारे का जरिया है। और ये पैसा सिर्फ खाने पीने पर ही खर्च नहीं होता, बल्कि लोग छोटे मोटे कारोबार शुरू करने में, बच्चों की पढ़ाई पर, सेहत पर भी लगाते हैं। और क्योंकि कई जगहों पर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम तो है नहीं, हाँ, वो कैसे भेजते हैं? तो ये पैसा अक्सर हवाला जैसे अनौपचारिक तरीकों से पहुंचता है। ये भरोसे पर आधारित एक पुरानी पारंपरिक प्रणाली है। लेकिन इस पर इतनी निर्भरता, इसके अपने जोखिम भी तो होंगे। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़े जोखिम हैं। पहली बात तो ये कि इससे अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाती है। हाँ। मान लीजिए जिन देशों में ये लोग रहते हैं वहां आर्थिक मंदी आ गई या वहां आप्रवासन नीतियां सख्त हो गईं, तो सोमालिया भेजी जाने वाली रकम एकदम से घट सकती है, जिसका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। सही बात है। दूसरी बात, ये जो हवाला प्रणाली है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी बढ़ी है, क्योंकि इसके गलत इस्तेमाल का भी खतरा रहता है। तो एक तरफ ये लाइफलाइन है, तो दूसरी तरफ एक अनिश्चितता भी लाती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी बड़ी चुनौतियां हैं सूखा और जलवायु परिवर्तन की मार।
लगातार अस्थिरता के कारण बाहर से निवेश आता नहीं और संगठित बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की भारी कमी है। ये सब बुनियादी चुनौतियां हैं। आपने पहले सोमालीलैंड और पुंटलैंड का जिक्र किया था। वो देश के बाकी हिस्सों से कैसे अलग हैं? क्या वहाँ आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर है? हाँ, सोमालीलैंड जो उत्तर पश्चिम में है, उसने तो 1991 में एक तरफा आज़ादी की घोषणा कर दी थी, और पुंटलैंड जो उत्तर पूर्व में है, उसने खुद को एक स्वायत्त राज्य घोषित किया हुआ है। लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता किसी को नहीं मिली है, लेकिन इन्होंने अपने अपने इलाकों में सोमालिया के बाकी हिस्सों की तुलना में ज़्यादा स्थिरता और शासन कायम किया है। वहाँ कुछ हद तक चुनाव होते हैं, उनके अपने सुरक्षा बल हैं और थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधि भी दिखती है, जैसे बोसासो बंदरगाह है पुंटलैंड में या बरबरा बंदरगाह सोमालीलैंड में, वहाँ से व्यापार होता है। अच्छा, तो ये एक विरोधाभास है कि एक विफल राष्ट्र कहे जाने वाले देश के अंदर ही ऐसे क्षेत्र हैं जो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सफल हैं। ये फिर से वही बात साबित करता है कि स्थिरता और सुरक्षा ये आर्थिक विकास के लिए पहली शर्त है। लेकिन इनकी ये जो स्वायत्तता है, ये केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने की राह में एक और मुश्किल भी खड़ी करती है। हाँ, ये भी है। तो आज की तस्वीर क्या है? 2022 में नई सरकार चुनी गई, अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मिल रही है। क्या हालात सुधर रहे हैं? स्थिरता कितनी दूर लगती है? देखिए, सुधार की कोशिशें तो हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक संघीय ढांचा बनाने की कोशिश चल रही है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो। सुरक्षा बलों को मजबूत करने और अल शबाब के खिलाफ अभियान तेज करने के प्रयास भी चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी मदद कर रहा है, चाहे वो मानवीय सहायता हो या विकास के प्रोजेक्ट्स हों या सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग हो। लेकिन चुनौतियां अभी भी पहाड़ जैसी हैं। जैसा आपने कहा, स्थिरता अभी दूर है। सबसे बड़ी बाधाएं क्या नजर आती हैं इस रास्ते में? कई बाधाएं हैं और वो आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तो अल शबाब का खतरा लगातार बना हुआ है। वो सिर्फ हमले नहीं करता, वो सरकार की वैधता को भी चुनौती देता है। दूसरा, वो जो संघीय ढांचा बनाने की बात है, उसको लेकर केंद्र और राज्यों के बीच गहरे मतभेद हैं, भरोसे की कमी है, कबीलाई वफादारियां अक्सर राष्ट्रीय हितों पर भारी पड़ जाती हैं। अच्छा। तीसरा, जलवायु परिवर्तन का भयानक असर। बार बार सूखा पड़ता है, लाखों लोग भूखमरी और विस्थापन का शिकार होते हैं। इससे सामाजिक तनाव और अस्थिरता और बढ़ती है। ये तो बहुत गंभीर है। बिल्कुल। चौथा, गहरी गरीबी और बेरोजगारी, खासकर युवाओं में। ये चीजें उन्हें चरमपंथ या अपराध की तरफ धकेल सकती हैं। और पांचवां, असरदार और जवाबदेह सरकारी संस्थानों का निर्माण। दशकों के संघर्ष के बाद ये एक बहुत धीमी और मुश्किल प्रक्रिया है। तो मतलब ये है कि पुनर्निर्माण का रास्ता बहुत लंबा और उबड़-खाबड़ होने वाला है। बिल्कुल। ये कोई सीधी लाइन में होने वाली तरक्की नहीं है। इसमें कदम आगे बढ़ते हैं तो कभी पीछे भी हटते हैं। ये एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी राख से उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सफलता के लिए सिर्फ सोमालिया के लोगों की इच्छा शक्ति ही काफी नहीं होगी, बल्कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और धैर्य की भी जरूरत पड़ेगी। जी। ये दशकों की समस्या है, इसका समाधान रातों रात नहीं हो सकता। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो सोमालिया एक ऐसी जगह है जहां विरोधाभास कदम कदम पर है। एक तरफ इतनी अहम स्ट्रैटेजिक लोकेशन, अफ्रीका का सबसे लंबा तट, दूसरी तरफ दशकों की अस्थिरता, एक तरफ समृद्ध पुराना इतिहास, जीवन संस्कृति, दूसरी तरफ गृहयुद्ध और आतंकवाद का साया। सही। एक तरफ लोगों का वो असाधारण लचीलापन, दूसरी तरफ गरीबी, सूखा, भुखमरी की भारी चुनौतियां। पुनर्निर्माण और स्थिरता की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जो हमारे स्रोतों से ही जुड़ा है। हमने प्रवासी सोमालियों यानी डायस्पोरा और उनके भेजे गए पैसे, रेमिटेंस की अहमियत पर बात की। हाँ, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल। ये पैसा आज लाखों लोगों की जिंदगी चला रहा है। लेकिन क्या भविष्य में इस डायस्पोरा की भूमिका सिर्फ पैसा भेजने तक ही सीमित रहेगी? या ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, क्या वो अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने ग्लोबल कनेक्शंस और शायद अपने राजनीतिक प्रभाव के जरिए सोमालिया के संस्थागत पुनर्निर्माण में, राजनीतिक सुलह में और स्थायी विकास में एक ज्यादा सक्रिय, शायद एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये सवाल सोमालिया के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सोचने वाली बात है।